आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आशु को ग्रेड 8 की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर। आशु के चल रहे हैं फाइनल एग्जाम्स, तो मैंने सोचा क्यों ना आशु के साथ साथ उनके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो जाए, इसलिए आशु को जैसे मैं पढ़ाऊंगी जो मैं लिखवाऊंगी एग्रीकल्चर चैप्टर आज हम पूरा खत्म करने वाले हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम है और आप आशु के ही क्लास में है ग्रेड 8 में, तो चलिए मेरे साथ पढ़िए एग्रीकल्चर एनसीईआरटी की बुक से ग्रेड 8 एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी आशु? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिसोर्सेज को प्रोसेस करके और कस्टमर तक पहुंचाया जाए पूरा। ये नहीं कि सिर्फ रिसोर्सेज को प्रोसेस कर दिया, रिसोर्स लिया उसको प्रोसेस किया और फिर उसको फाइनल पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचाया गया। इस पूरी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक, इन अ नटशेल व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी all those steps in which we take the resource, it can be natural resource or resources are always natural resource, so taking the or procuring the resource or making the resource, crops उगा रहे हैं वो भी है, then processing the resource to make some product and then finally placing that product to the selling point or making that product to reach to the end user, that is called economic activity। तो अब हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स या तो बना रहे हैं जैसे कि क्रॉप्स उगाया, या तो रिसोर्स माइनिंग करके हमने कोल निकाला, रिसोर्स को ले रहे हैं फिर उसको प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करने के बाद एक प्रोडक्ट बना दे रहे हैं और प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, यूजर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये 3 स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने आपकी बुक से ही आशु एनसीईआरटी की बुक से ही लिखा हुआ है, आप भी लिखिए इसको पूरा बनाइए। दैट फॉर एग्जांपल हमने प्लांट का लिया है कि वुड निकाला, वुड से हमने पेपर बनाया, पेपर को हमने फिर स्टोर्स में पहुंचाया और उस स्टोर से कस्टमर ने खरीद लिया। तो इस मेकिंग प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज आकाश? Primary activities are the activities which are connected with extraction and production। या तो हमने निकाला प्लांट से वुड या तो हमने प्लांट को ग्रो किया, बोथ ऑफ देम कम इन द प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें हम रिसोर्सेज को या तो बना रहे हैं, उगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, माइनिंग के थ्रू भी रिसोर्सेज निकालते हैं, या तो उस रिसोर्सेज को हम प्रोक्यूर कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग, सब में इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर जब हमें ये रिसोर्स मिल गए देन वी गो टू द सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटी इन विच वी प्रोसेस, हम प्रोसेस करके उसको कुछ बनाते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील का अलॉय निकाला और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करके रॉड बनाया, कुछ भी बनाया। ठीक है, देन बेकिंग ब्रेड, मिल्क मिला हमें और उससे ब्रेड बनाया, मैदा मिला उससे ब्रेड बनाया, एंड वीविंग क्लॉथ। ठीक है, सिल्क वॉर्म से हमने निकाला और उसके बाद क्लॉथ को वीव किया। ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देन कम्स द टर्शियरी एक्टिविटी। नाउ वी हैव द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हैंड एंड देन प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। जब प्रोडक्ट बन गया है तो उसके बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसको कैसे पॉइंट ऑफ सेल पे पहुंचाना है जिससे कि वो अवेलेबल हो सके ऐसे लोगों के लिए, दोज हु नीड देम इज नोन एज द टर्शियरी एक्टिविटी। सो टर्शियरी एक्टिविटीज में आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट, ट्रेड बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। ऑल दीज आर व्हेन द प्रोडक्ट हैज बीन मेड। ओके आकर सीधा ध्यान दो, फोकस। When the product has been made, then these activities come into picture। ठीक है, तो सबके एग्जाम्पल से याद रखना। और ये डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज और द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप रेडी रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है आकाश, अब कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जैसा कि तुमने अपने पेपर में देखा है जो बिल्कुल उठा करके दिया जाता है, तो ऐसे फैक्ट्स मैंने लिखे हैं, उसको आप लिखिए और याद करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहला पॉइंट कि वर्ल्ड की 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है आकाश, फोकस। 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये पूछेगा हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑन एग्रीकल्चर, सो 50%। तो अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 50% है, बट अगर खाली इंडिया की बात करें तो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑन एग्रीकल्चर। समझ में आया? इससे याद कर सकते हैं कि 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। उसी तरह से इंडिया में 2/3 ऑफ द पीपल आर डूइंग एग्रीकल्चर। तो क्या तुम उस 2/3 में आते हो?
ठीक है। उसके बाद टोपोग्राफी, जो सॉइल है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर कंडीशन है, उसको टोपोग्राफी कहते हैं। पढ़ाया है ना मैंने ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है। तो फार्मिंग के लिए या एग्रीकल्चर के लिए दो चीजें बहुत वाइटल होती हैं टोपोग्राफी की, क्या है बता सकते हो? सॉइल एंड क्लाइमेट। सॉइल एंड क्लाइमेट। तो जहाँ सॉइल अच्छी है, जिस क्रॉप के लिए अच्छी है, और जहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ पे वो चीज़ की एग्रीकल्चर या फार्मिंग हो सकती है। वी ऑल्सो कॉल, ये याद रखना हमेशा, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 100% आएगा, 100%, मार्क माई वर्ड, ये आएगा। और जो भी मैं कहती हूँ आएगा, वो आता है ना, एरेबल लैंड, ARABLE, एरेबल लैंड। जो ऐसी लैंड, हर लैंड पे फार्मिंग नहीं की जा सकती। अब तुम रेगिस्तान में चले जाओ, बोलो मैं गुलाब के फूल खिलाऊंगा, खिला सकते हो? नहीं। तो कुछ ऐसी लैंड्स होती है जो जिन पे फार्मिंग की जा सकती है। तो ऐसी लैंड, द लैंड ऑन विच द फार्मिंग और एग्रीकल्चर कैन बी डन इज नोन एज द एरेबल लैंड, ARABLE। ये वन लाइन में आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद हम एग्रीकल्चर को भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर क्या चीज हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी नाम डिफाइन होता है। तो ये एक तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज ये पिसिकल्चर, या व्हाट इज विटिकल्चर, ये हो सकता है। या फिर ये द ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड डैश, ऐसे करके आ सकता है। और या डिफरेंस आ सकता है। ये तीनों के लिए ये तुमको सारे तरह के ये चार्ट याद रखना, बिल्कुल याद रखना। व्हाट इज एग्रीकल्चर, ये लिख लो आकाश, ठीक है। एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, एंड एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद आता है सेरिकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क। सिल्क वर्म कहाँ मिलता है? मलबरी ट्री पे। तो वहां से उसको निकालना, फिर उसमें से सिल्क के थ्रेड्स निकालना, क्या कोकून से और निकलते हैं, ये सारी चीजें जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क। अगर तुम अपने मजे के लिए निकाल रहे हो तो वो इसमें सेरिकल्चर में नहीं आएगा, अगर तुम उसको कॉमर्शियल यूज। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सेरिकल्चर से। देन वी हैव पिसिकल्चर, स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब क्या होता है? फिश, मछली। तो पिसिकल्चर में ब्रीडिंग ऑफ फिश इन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। कुछ फिश तो ऐसी होती हैं जो अपने आप आ जाती हैं, सी में आ जाती हैं, रिवर में आ जाती हैं, बट हम आर्टिफिशियली टैंक या पॉन्ड में फिश को ब्रीड करें, दैट इज नोन एज पिसिकल्चर। स्पाइसेस से याद रखना। देन वी हैव विटिकल्चर। विटिकल्चर मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि इसमें खाली ग्रेप्स ग्रो करने की बात है। वाइन के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज वाई ग्रेप्स आर सो इम्पोर्टेंट। तो रोज वाइन भी तो बनती है, उसमें भी ग्रेप्स होते हैं, बस रोज का ठीक है। तो विटिकल्चर इज नोन एज कल्टीवेशन ऑफ, अब तुम विटिकल्चर भूलोगे नहीं। किसी भी चीज पे अगर हम डिस्कशन कर लेना रियल लाइफ का तो वो पॉइंट कभी नहीं भूलता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, तो मुझे पता है तुमको आता होगा। वैलेंटाइंस डे है, इतने सारे रोजेस, 500-500 का एक रोज मिल रहा था। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज, किसी की एनिवर्सरी, कुछ आजकल तो इतने बड़े बड़े बुके का इतना ज़्यादा फैशन हो गया, दैट कम्स इन हॉर्टिकल्चर। देन वेजिटेबल्स, जो तुम खाते नहीं हो वो आता है हॉर्टिकल्चर में। एंड फ्रूट्स, वो थोड़े थोड़े खाते हो। तो हॉर्टिकल्चर से तुमको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, हाँ तुमको पिसिकल्चर से थोड़ा फायदा है ना, फिश खाओगे, ठीक है। सो हॉर्टिकल्चर इज ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स फॉर कॉमर्शियल यूज। ये हमेशा याद रखना, जो हमने बाहर गमले में थोड़े से गुलाब खिलाए हैं वो हॉर्टिकल्चर में नहीं आएगा। जब कॉमर्शियल, अगर उसको बेच दे तब आ जाएगा। तो विद दिस इज व्हाट द डेफिनेशन सेज, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑलवेज यू हैव टू राइट फॉर कॉमर्शियल यूजेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो किसी भी प्रोसेस को तुम जानते हो, कंप्यूटर को याद किया, IPO याद है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, बट तुम शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हो तो इनपुट अभी नहीं लिखना है, रुक जाओ, समझो पहले, ठीक है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट की बात करते हैं। तो कोई भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है? जैसे हम किचन का ही काम ले लो, ठीक है। तो अगर मैं से राइस बना रही हूँ, ठीक है, तो उसमें इनपुट क्या हुआ? मेरी मेहनत, पानी, राइस, जो जो चीज़ें हम डालते हैं इनिशियली उसको प्रोसेस करने के लिए, तो प्राइमरी एक्टिविटी कह लो, उसमें आता है इनपुट। जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं प्रोसेस करने के लिए, दैट कम्स अंडर इनपुट। फिर जो प्रोसेस होता है कि वो बॉयल हुआ और फिर राइस बना, उसको कहते हैं प्रोसेस। और फिर आउटपुट, पका हुआ राइस। उसी तरह हम फार्मिंग या एग्रीकल्चर को भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट की साइकिल में डाल सकते हैं। और
ऐसे ही करके बॉक्स बना के लिखना बहुत अच्छा लगता है ये, कि फार्म सिस्टम, ये याद रखना कि इफ द क्वेश्चन इज ऑन व्हाट इज फार्मिंग सिस्टम और व्हाट इज फार्म सिस्टम, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, दैट द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल इज नोन एज द फार्म सिस्टम, वेयर इनपुट आर द क्या क्या है बताओ, सीड्स, सीड डाले, फर्टिलाइजर डाले, मशीनरी लगी, लेबर्स जो किसान काम कर रहा है, ये सारे लोग इनपुट दे रहे हैं अपना, और उसके प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस के वक्त हमें क्या करना है, प्लॉइंग करनी है, सोइंग करनी है, बीज डालने हैं, खुदाई करनी है, स्प्रेइंग करनी है, स्प्रे करने हैं कि पेस्टिसाइड्स ना आए, ठीक है, अरे सॉरी कि पेस्ट्स ना आए, पेस्टिसाइड डालने हैं, फिर इरिगेशन करना है, पानी देना है, तुमने गुलाब के पौधे में पानी नहीं दिया, बेचारा सूख गया, तो उसके बाद वीडिंग करनी है कि हर चीज़ें जो इधर उधर की चीज़ें हैं उसको निकालना है, ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग करनी है, उसको जब पक बन गया तो काटना है। इतना सारा काम करने के बाद वी हैव द आउटपुट, एंड व्हाट इज द आउटपुट, अगर आप, अच्छा हाँ गुड क्वेश्चन, अगर आप पिसीकल्चर कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, मछली ठीक है, और अगर आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, पौधा। आप लोग भी बताइए, पौधा। बस क्या क्या और सब्जी। और इंग्लिश मीडियम में हो कि हिंदी मीडियम में, वेजिटेबल, मैं आपको भेज दूंगी वीडियो, वेजिटेबल्स नहीं, वेजिटेबल्स, टेबल्स नहीं, टेबल्स, ठीक है। उसके बाद और अगर मेरा बर्थडे आने वाला है तो मुझे क्या दोगे, फूल, तो वो किससे बना होगा, हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। उसके बाद अगर आप मुझे खुद ही भूल गया, विटीकल्चर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ग्रेप, ठीक है। अगर आप एक और कुछ था ना, सेरिकल्चर, उसमें क्या होता है, सिल्क, ठीक है, सिल्क की साड़ी ले आना मेरे लिए, तो ये हो गया। तो दिस इज द, ये पूरा बना लो, चलो 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बनाओ, अभी नीचे वाला नहीं लिखा है, आप लोग भी करिए, 1 मिनट का टाइम है, ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पूरा बनाइए और एग्जांपल्स लिखिए। कुछ भी पूछ सकता है इसमें कि इनपुट में आता है क्या, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिर प्रोसेस में प्लॉइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग याद रखना, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, और उसके बाद व्हाट कैन बी द आउटपुट। अगर मैं कहूँ वीडिंग इज द आउटपुट ऑफ द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल ऑफ द फार्म सिस्टम, ट्रू और फॉल्स, यस, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आगे चलते हैं, पहले हमने कर लिया व्हाट इज फार्मिंग, टाइप्स ऑफ, नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ द थिंग्स ग्रोन, उसके बाद हमने कर लिया व्हाट इज फार्म सिस्टम, जिसमें हमने किया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब हम करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो ब्रॉडली अगर देखें तो 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ईजी है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें फार्मर अपने हाउस होल्ड यूज के लिए ही थोड़े से क्रॉप्स को ग्रो कर लेता है, ठीक है। और दूसरी जो जब कॉमर्शियल पर्पज से हम ग्रो करते हैं तो उसको कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लिखेंगे, मैं रीड करती हूँ। सब्सिस्टेंट फार्मिंग की डेफिनेशन हो गई, टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, ठीक है। इसमें क्या होता है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन्स लगाएं, बहुत इरिगेशन के लिए लगाएं, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, उससे ही कर लेते हैं। और लेबर्स कौन होते हैं, हाउस होल्ड लोग ही होते हैं, जो हाउस होल्ड लेबर। और आउटपुट क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये 4 पॉइंट्स यूज करने, जैसे हमारे यहाँ जो हमारी हाउस हेल्प है सावित्री, आप मिले भी हैं उनसे, तो वो उनके यहाँ क्या करते हैं, गार्डनर हैं वो लोग, अपने जो आगे है ज़मीन उसमें थोड़ा सा सब्जी और ये सब ग्रो करके, सीजनल वेजिटेबल ग्रो करके, और कौन हल्ला मचा रहा है, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये होता है। उसके बाद आती है कॉमर्शियल फार्मिंग। क्रॉप्स और ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। मार्केट में सेल करने के लिए जब हम ग्रो करते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में थोड़ा सा तो ग्रो नहीं करेंगे, तो फिर जो लैंड की एरिया होगी कल्टीवेशन की वो लार्ज होती है। लार्ज एरिया पे कल्टीवेशन करना है तो फिर ह्यूमंस करें वो थोड़ा सा पॉसिबल, टाइम टेकिंग और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए इसमें मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीनरी, और लार्ज अमाउंट मशीन लाएंगे लार्ज एरिया पे तो फिर कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड। और इसके में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग,
मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इतनी चीज़ें पहले लिखो आकाश, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि एक ब्रॉडली अगर हम फार्मिंग के टाइप्स को डिफाइन करते हैं तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग आर द ब्रॉड टू टाइप। देन अगेन सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो हैविंग इट्स डिफरेंट टाइप्स, तो उस टाइप्स को अब हम पढ़ेंगे। एंड देन द कमर्शियल फार्मिंग विच इंक्लूड्स द commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. Now we are going to study that what are the types of subsistence farming and then what are the commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture in the commercial farming. Okay, write it down. तो अब आगे पढ़ते हैं। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, कौन सी दो तरह की फार्मिंग टाइप्स हो गई, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग और कमर्शियल एग्रीकल्चर और फार्मिंग। अब इसके बाद जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसके फिर फर्दर टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो टू टाइप्स होते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, so subsistence farming is of two types, intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture। इसमें डिफरेंस आ सकता है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं इंटेंसिव में जो एकदम याद रखनी है, उनको मैंने डॉट्स में बना दिया जिससे कि वन वर्ड में आए तो भी कर लो, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो सारे डॉट्स को जोड़ देना और उसका एक पैराग्राफ बना देना। समझ रहे हो आकर्ष? फोकस। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज स्टॉप राइटिंग, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड। जो इंटेंसिव लिखा तो इंटेंसिव है, तो ये याद रखना कि इंटेंसिव है, बट इंटेंसिव में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड, ठीक है। उसके बाद स्मॉल टूल्स आर यूज बट मच ऑफ द लेबर्स आर यूज। टूल्स तो छोटे छोटे यूज होते हैं। अब इसको दिमाग से सोचो कि अगर ठीक है। अब इसको दिमाग से सोचो, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है तो आप बहुत ज़्यादा मशीन्स तो नहीं यूज करेंगे, इसलिए लेस टूल्स आर यूज। लेकिन काम तो सारा करना है तो मशीन लाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए मशीन से अच्छा है घर के लोग ही मिल के कर लेते हैं। तो स्मॉल लेस टूल्स बट मोर पीपल, ठीक है। तो इन इंटेंसिव फार्मिंग सबसे पहले इंटेंसिव है बट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इज यूज। सेकेंड थिंग, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है सो लेस टूल्स आर यूज, so less tools are there so we need more people, so more people are used, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट, more labor। फिर growing more than one crop annually on the same plot। छोटा सा प्लॉट है तो आप उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, तो जब राइस का सीजन है तो राइस ग्रो किया, जब वीट का सीजन है तो वीट ग्रो किया, उसी पे करते चले जाते हैं आप, ठीक है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखना कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की मेन क्रॉप कौन सी है, राइस। और उसके अलावा मेनली वी ग्रो राइस इन, ये आएगा या तो ट्रू फॉल्स में या तो फिल इन द ब्लैंक्स में कि वी मेनली ग्रो डैश क्रॉप्स इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सो आंसर विल बी राइस। सेकंड कैन बी we grow barley mainly in the intensive subsistence farming, so answer will be false, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अदर क्रॉप्स में कौन आती हैं राइस के अलावा, वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ये याद रखना, वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, ठीक है। और ये तो आना ही आना है कि कब होता है और कहाँ होता है। सो मोस्टली प्रिवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड मॉनसून रीजन्स, मॉनसून जहाँ ज़्यादा आते हैं, मॉनसून रीजन्स ऑफ वेयर साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। कौन कौन सा याद रहेगा, थिकली पॉपुलेटेड मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये पूरा आपको 1 नंबर में भी आएगा। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है वो फिर फर्दर 2 टाइप्स का होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक कल्टीवेशन। शिफ्टिंग शिफ्ट हो रहा है, नोमैडिक नोमैडिक है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें, ये तो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कवर।
बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुमको पता है, मैंने बोल दिया तो आनी ही है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ द सबसिस्टेंस फार्मिंग इज नोन हैज डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो झमिंग, JHUMMING, झमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑफ विच टाइप ऑफ फार्मिंग? देखो नहीं बोर्ड पे, सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। तीन चीजें आ गई, सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, देन झमिंग इन नॉर्थ ईस्ट। फिर मिल्पा, मिल्पा, मिल्पा कहाँ पे? मैक्सिको में, मैक्सिको में मिले पापा, मिल्पा मैक्सिको ठीक है। फिर रोका, ब्राजील ने कहा रोका, रोका, रोक दो, ठीक है। किसने रोका? ब्राजील। किसको रोका? रोका। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, याद रखना। फिर है लदांग, लदांग कहाँ कहते हैं? मलेशिया में, याद रखना। सो shifting cultivation farming of the primitive farming of the subsistence agriculture is known as झमिंग in northeast India, milpa in Mexico, yes, रोका in Brazil and ladang in Malaysia। ये याद रखना, ये डिड यू नो का है, डिड यू नो से जरूर क्वेश्चन बनता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नहीं, मुंह पे पानी मार के आओ, एक चैप्टर खत्म करके ही सोना। कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग की, प्रिमिटिव फार्मिंग पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमने कर लिया। अब हम करेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नहीं किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी नहीं किया था ना, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में दी हुई है आरिका, जो लास्ट में दी हुई है, याद रखना कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये याद रखना, ये आना ही है। विच वन इज कॉल्ड आ जाएगा, या तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश, काटो और जलाओ, इसी से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बना ही हुआ है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पहले ऐसे समझ लो कि एक छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड पे जो ग्रोअर होता है वो जाता है और जा करके वहाँ की ट्रीज को काट देता है, काट करके बर्न कर देता है, बर्न करके जो एशेज मिलते हैं उसके, उसको सॉइल में मिला देता है और सॉइल में मिला के वहाँ क्रॉप ग्रो कर लेता है। क्रॉप ग्रो करने के बाद जब एशेज खत्म हो गए, वहाँ और ट्री नहीं है काटने के लिए, तो क्या हुआ, वहाँ की लैंड इनफर्टाइल हो गई। जब फर्टिलिटी लूज कर देती है वो लैंड, तो फिर वो उस लैंड को अबेंडन करके कहीं और जाता है और कहीं और पे ये काम करता है। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये याद रखना। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये नहीं कि तुम आ गए ग्रेटर नोएडा में और काट के जलाना शुरू कर दिए तो पुलिस उठा के ले जाएगी, ठीक है। फॉरेस्ट के एरियाज में, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में ये होता है। और ये क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज हैं, एक दो को काट दिया, वैसे तो नहीं काटना चाहिए लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे और क्या है होना चाहिए आपके पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए? आकर्ष, स्टॉप राइटिंग। हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजेनरेशन ऑफ वेजिटेशन। समझ में आ गया कि समझाऊं? आ गया, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार सब्जियां बना के काट ली, फिर उगाई, फिर जल्दी से हो गई, क्विक रीजेनरेशन। और हैवी रेनफॉल, ताकि जाकर के समुद्र से पानी ला के ना डालना पड़े, ठीक है। रेनफॉल से ही इरिगेशन हो जाए। और उसके बाद प्लॉट ऑफ लैंड क्लियर्ड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम। बताया कि प्लॉट को काट के, ट्रीज को काट के उसको बर्न करो। देन एशेज आर मिक्स्ड विद दैट सॉइल विच मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। ये लिखा नहीं है, ये समझने वाली बात है, समझदार तुम हो, ठीक है। देन मेज, यैम, पोटैटोज एंड कैसावा, याद रखना, ये ग्रो की जाती है। आफ्टर सॉइल लूजेस फर्टिलिटी, द प्लॉट इज अबेंडेंड, कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। इतना पूरा लिख लीजिए आकर्ष श्रीवास्तव, लिख लिया। उसके बाद दूसरे तरह की, नहीं मैं समझा दूंगी फिर तुम लिखते रहना। उसके बाद आकर्ष श्रीवास्तव, स्टॉप राइटिंग, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द क्लास। nomadic herding, semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and Rajasthan and Jammu and Kashmir in India.
लिख लिया। कौन कौन सा? एरिड रीजन क्या होते हैं पहले बताओ। जो रीजन गर्म रीजन, ठीक है। तो सेमी एरिड हल्की गर्म, और एरिड बहुत गर्म रीजन्स ऑफ सहारा, डेजर्ट है तो गर्म होगा ही। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में क्या आता है? इंडिया तो अलग से दिया हुआ है। सेंट्रल एशिया वो सब वो तुम तो कहते हो मुझे पूरी सारी कंट्रीज ऐसे रटी हुई हैं, ये मैं तो है। समझ नहीं आ रहा कि इसमें वो है। हे सीरी, विच कंट्रीज कम अंडर सेंट्रल एशिया? ऐसे तो Okay, मंगोलिया, I found चाइना। this on the web for please come under Central Asia. Check it out. Stretches from the Caspian Sea in the southwest. सेंट्रल एशिया किसको कहते हैं? रुको, मम्मा हो गई बूढ़ी। सेंट्रल एशिया इज द सब रीजन ऑफ एशिया, स्ट्रेचेस फ्रॉम द कैस्पियन सी इन द साउथ वेस्ट and eastern Europe in the northwest to western China and Mongolia in the east, and from Afghanistan and Iran in the south to Russia in north. It includes Kazakhstan, क्या? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। समझ गए ना? तो आप सेंट्रल एशिया तो नहीं भूलोगे ना, ठीक है। तो सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, और इंडिया में कौन कौन सा? लेकिन ये बताओ, एरिड रीजन तुम कह रहे हो गर्म रीजन होते हैं, पक्का? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तो ठंडा हो गया। तो एरिड मतलब वो होता होगा, वो क्या तुमने गड़बड़ करा दिया, वो इसको भी समझते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। हे सीरी, व्हाट आर एरिड रीजन्स? रीजन्स विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। एरिड, ARID, लिख लो। शुष्क क्षेत्र। एक्सेसिवली ड्राई, तो ठंडा है पर ड्राई है, तो गर्म नहीं, ड्राई। हैविंग इनसफिशिएंट रेनफॉल टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। याद रखना, व्हाट इज एन एरिड रीजन? एक्सेसिवली ड्राई प्लेस विच हैज हैवी और नो रेनफॉल दैट डजंट सपोर्ट एग्रीकल्चर। इसलिए वहां पे क्या करते हैं लोग? कैटल्स लेकर घूमते हैं। कैसे कैटल्स? ऐसे कैटल्स जिनकी रेयरिंग हो सके, जैसे कि मिल्क, वूल, हेलो, हाइड्स, मीट, ये सब चीज़ें। तो नोमैडिक को हिंदी में सीधे सीधे कहते हैं बंजारे। ग्रेटर नोएडा में भी तुम देखते होगे अक्सर रेटियस के पास बंजारे लगाकर बैठते हैं, ठीक है। तो सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। Herdsmen move from one place to another with their animals for fodder and water. जब एनिमल को आप पाल रहे हैं, तुमको ही मैं पाल रही हूँ, एनिमल नहीं हो, ह्यूमन हो, लेकिन खाना पानी तो देती हूँ। उसी तरह अगर कोई किसी को तुम वूल निकालने के लिए रखोगे तो वूल अच्छा दे, उसके लिए वो जिंदा तो रहे, जिंदा रहने के लिए उसको चारा चाहिए जो कि होता है पाउडर, और पानी चाहिए। तो एक जगह लेके आया, वहाँ पे अपना तंबू वंबू लगा के रहना शुरू करते हैं। जब वहाँ पे खाना पानी मिलना बंद हो जाता है तो सबको लेके दूसरी जगह चले जाते हैं। ये होते हैं नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। सो herdsmen move from one place to another with their animals for fodder and water. Routes are defined. उनको पता होता है कि यहाँ कितने दिन के बाद मिलना खाना बंद हो जाएगा, चारा बंद हो जाएगा, और फिर हमें कहाँ जाना है। तो वो अपना चलते रहते हैं खाने पीने की तलाश में, ठीक है। मूवमेंट ड्यू टू क्लाइमेट एंड टेरेन, ये तो बताया ही हुआ है। क्यों? क्योंकि अब क्लाइमेट और टेरेन ऐसा नहीं रहा कि वहाँ रह सके, तो वो फिर रियर्ड एनिमल्स कौन कौन से, किस किस एनिमल्स को लेके? कैमल, याक एंड गोट। तुम कैमल लेके चलना, उस पर बैठ जाएंगे हम लोग। मैं नोमैडिक हर्डिंग करूंगा ही नहीं, हम लोग बस एक कैमल लेके उसको इधर उधर खिलाने ले जाएंगे। प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं? मिल्क, मीट, गोट से मिलता होगा, और मीट, मिल्क हर एक से मिलता है। कैमल का भी दूध होता है। ठीक है। मीट कैमल खाओगे? हाइड्स कैमल का, और वूल वूल बकरी का शीप का, ठीक है। तो
ये हो गया हमारा नोमैडिक हर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट आएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, नोमैडिक, कॉमर्शियल फार्मिंग पे अब हम आएंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग में जो 3 तरह के बताए हैं, कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशंस क्या है उसको पढ़ते हैं। ठीक है आकाश, थक गए हो तो जब तक मैं ये लिख रही हूँ तब तक तुम ब्रेक ले सकते। तो आकाश अब हम कॉमर्शियल फार्मिंग के 3 टाइप जो होते हैं, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशंस, इसमें क्या क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में ये याद रखना कि व्हीट एंड मेज आर द मेन क्रॉप्स इन द कॉमर्शियल, व्हीट एंड मेज, और उसकी राइस किसकी थी? वेरी गुड, ठीक है। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ किसके किसके होते हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। याद रखना ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे क्यों होती है? बिकॉज दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन होती है और यहाँ पे फार्म की लैंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे होती है। पॉपुलेशन कम और फार्म लैंड ज़्यादा। कहाँ पे? ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। वाई? बिकॉज दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म। यहाँ पे सीवियर विंटर्स होते हैं। सुनो भाई, सीवियर विंटर्स जो होते हैं दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग ऑफ द एग्रीकल्चर, सो ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। ठीक है। अब आता है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं और हर्डिंग भी कर रहे हैं। तो क्रॉप्स हम किसकी ग्रो करते हैं? फूड एंड फॉडर क्रॉप्स फॉर द हर्ड्स, ठीक है, इसलिए क्रॉप ग्रो करना जरूरी है। देन रियरिंग लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक की रियरिंग करते हैं, तो यहाँ पे फार्मिंग भी हो गई और वो हर्डिंग भी हो गई, इसलिए। और उसके बाद यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ये याद रखना, ये तो तुमको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद प्लांटेशंस में क्या करते हैं? प्लांटेशन में याद रखना रबर, टी एंड कॉफी, सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है, सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है। टी, कॉफी, शुगरकेन, कैश्यू, रबर, बनाना एंड कॉटन, ठीक है, एक ही बार ग्रो किया। लार्ज अमाउंट ऑफ, एक ही बार ग्रो कर रहे हैं, खूब सारा ग्रो कर देंगे, बार बार ग्रो करना नहीं है। खूब सारा ग्रो करना है तो जो मैंने बताया था कि प्रिमिटिव में कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ मशीनरी, अरे किसी में बताया था, याद कर लेना। उसका था ना इंटेंसिव के साथ जो था, इंटेंसिव में लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर लार्ज चाहिए था, लेकिन दूसरे वाले में लार्ज मशीन चाहिए थी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड मशीन, तो वही तो मैं बता रही थी कॉमर्शियल में, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जहाँ ज़्यादा है वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर। प्रोसेसिंग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आपने बनाया उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट याद है ना, तो प्रोसेसिंग नियर बाय फार्म में होती है, फार्म इटसेल्फ में होती है या नियर बाय फैक्ट्री में होती है। तो जब ये करना होता है तो आपको किसी चीज़ में लेके जाना होगा, हाथ में सर पे तो इतना लेके जाओगे नहीं, ट्रक चाहिए होगा, ट्रक के लिए रोड अच्छी चाहिए होगी, तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एसेंशियल है इस तरह की फार्मिंग के लिए, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, मलेशिया रबर, ब्राज़ील कॉफ़ी एंड श्रीलंका एंड इंडिया टी। तो ये हो गया। अब हमारा बहुत छोटी सी चीज़ बची है, 4-5 तरह की क्रॉप्स कब ग्रो करते हैं, क्या ग्रो करते हैं पढ़ना है, और एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है इंडिया और यूएसए में फार्मिंग का, एंड वी आर डन। इसको लिख लो थोड़ी, अच्छा हाँ इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये डबल हो गया है, ये हटा दो, ये हो गया। इसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे, पूरा फ्लो चार्ट कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उसको 2 में डिवाइड करके फिर उसको फर्दर में डिवाइड करके फिर उसको फर्दर फ्लो चार्ट, क्यों ऐसे देखना कितना मज़ा आएगा। ये पहले लिख लो, रो मत, 4 बजे के पहले ख़त्म हो जाएगा। ये सोचो कितना मेजर चैप्टर ख़त्म हो रहा है। हो गया, लिख लिया, हटाओ, 2 मिनट दे दो। अच्छा चलो लिख लिया, हटाती हूँ। तो बेटा आकर अब हम आ जाते हैं मेजर क्रॉप्स पे। मेजर क्रॉप्स में कुछ नहीं है, समझना है और रटना है, समझना है और रटना है। तो मैंने मेन पॉइंट्स आपके निकाल के बना दिए हैं, जिसको मैं रीड कर देती हूँ, थोड़ा सा हो सकेगा तो समझा दूंगी और आप उसको क्रैम करेंगे, क्रैम, ठीक है, घूटेंगे जैसे घूट चुके हैं। तो राइस जो है मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड है, ये याद रखना, ये 1 लाइन में आएगा, विच इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ये इंटेंसिव फार्मिंग का भी मेजर फूड क्रॉप है।
ठीक है। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। कहाँ कहाँ के? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस को क्या चाहिए होता है? राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद एल्यूवियल क्ले सॉयल, एल्यूवियल क्ले सॉयल है जो इसमें राइस सबसे अच्छा ग्रोथ करता है। और एल्यूवियल क्ले सॉयल में सबसे अच्छा, फोकस स्टॉप राइटिंग, ग्रे करने का रीजन है, रीजन ये है कि एल्यूवियल क्ले सॉयल रिटेन्स वाटर, तो इसको ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल से करो, रेनफॉल हुआ, एल्यूवियल क्ले सॉयल ने वाटर को रिटेन कर लिया, इसलिए वहाँ राइस सबसे अच्छा ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी चाहिए और जहाँ पे पानी को रिटेन कर लिया वहाँ ह्यूमिडिटी अपने आप आ गई, ठीक है। हेलो, स्टॉप राइटिंग। उसके बाद फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। उसके बाद फॉलोड बाई इंडिया, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका। बांग्लादेश तो लिखा नहीं, मैंने कहाँ से लेके आया? ठीक है, फॉलोड बाई इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। बांग्लादेश में चावल उगाने आशु जा रहे हैं, ठीक है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो अगर तो 2-3 क्रॉप्स राइस की एक साल में उगाई जा सकती है, जो कि कहाँ कहाँ? बंगाल, याद रखना, बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल, अच्छा यहाँ से लाए थे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे 2-3 क्रॉप्स उगाई जा सकती है, फिर भी फर्स्ट नहीं है। चाइना में बांग्लादेश आता है। ठीक है। उसके बाद वीट पे आ जाते हैं। वीट ये बहुत ही अजीब तरह का जीव है, जीव तो नहीं है, क्रॉप है, हाँ जीव ही है, लिविंग थिंग ही है। क्योंकि इसको जब ये ग्रोइंग हो रही है तो इसको क्या चाहिए? भाई साहब मुझे ग्रोइंग के वक्त चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल, तब मैं ग्रो करूंगा। लेकिन जब मुझे काटा जाए तब मुझे सनशाइन चाहिए, इसलिए अजीब टाइप का है। ड्यूरिंग ग्रोइंग इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। काटने, अगर बारिश में काट दिया तो खराब हो जाएगा, दादी बताई तो खराब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा। लो अब फंगस याद रखना, वेरी गुड, देखा। तो ड्यूरिंग हार्वेस्ट ब्राइट सनशाइन चाहिए। और देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इसको चाहिए, और जिसमें पानी ना पकड़े, ड्रेन मतलब निचड़ी हुई, निकाली हुई पानी। और इसको क्या चाहिए? एल्यूवियल सॉइल जो पानी पकड़ती है। यू बेचारा यूक्रेन, मैं बार बार सोच रही हूँ उसकी वीट सारे बर्बाद हो रहा हूँ। यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। और इंडिया में ये सर्दियों के सीजन में उगाया जाता है। तो काटने के लिए देखते होंगे कि कब धूप निकले और हम उसको नहीं, इंडिया कितना महीने लगते होंगे वीट उगने में? और 4 महीने। तो अगर वे सर्दियों में, हाँ इसीलिए सर्दियों में उगाया जाता होगा, जिससे कि गर्मी धूप आ जाए जब उसको काटने का टाइम आए। हार्वेस्टिंग मंथ ऑफ वीट देख लेना, मज़ा आएगा, ऐसे पढ़ना चाहिए। चलो अब आगे दूसरी 2 और क्रॉप्स, 3 और क्रॉप्स। हाँ तो नेक्स्ट हम आते हैं मिलेट्स पे। मिलेट्स इज अ कोर्स ग्रेन, कोर्स मतलब मोटा, मोटा अनाज जिसको कहते हैं। लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में ये ग्रो कर सकती है, ठीक है। लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल में ग्रो करेगी। इसको लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर बट लो बट एडिक्वेट रेनफॉल, ऐसा नहीं है कि होनी ही नहीं चाहिए, तो ये लो और एडिक्वेट में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए करना। सो मिलेट इज अ कोर्स ग्रेन विच कैन ग्रो इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी एरियाज विच रिक्वायर्स लो बट एडिक्वेट रेनफॉल, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। ज्वार, बाजरा, रागी ये इंडिया में मिलेट्स के रूप में ग्रो करे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिलेट। मिलेट्स में क्या आएगा इंडिया में? ज्वार, बाजरा, रागी। और अदर कंट्रीज जहाँ मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं वो है नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। बस इस पे तुम शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो। अगर शॉर्ट नोट्स आ गए तो इसको जोड़ जोड़ के कैसे लिखना है? मिलेट इज ए कोर्स ग्रेन विच कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इट रिक्वायर्स लो but adequate rainfall, high to moderate temperature. Jowar, bajra and ragi are grown in India and other countries which grow millets are Nigeria, China and Niger. इसलिए ऐसे दे रही हूँ, ठीक है। तो ये वन वर्ड वाले fill in the blanks, true false plus short notes and long answer type question सब कवर कर रहा है। उसके बाद आपका मेज है। मेज को भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए एंड लॉट ऑफ सनशाइन चाहिए, ठीक है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल का अगर हम नाम लें तो कौन सी सॉइल आ जाती है? आकर्ष, विच इज द वेल ड्रेन्ड सॉइल? भूल गए ना? लोमी। एल्यूवियल तो इट होल्ड्स वाटर, उल्टा कर दोगे तुम। नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको,
यहाँ पे मेज ग्रो किए जाते हैं। फिर हम कॉटन पे आ जाते हैं। कॉटन के बारे में ये याद रखना, इट इज द मेजर रॉ मटेरियल फॉर विच इंडस्ट्री? कॉटन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, जब लाइट रेनफॉल होगा तो टेम्परेचर हाई हो ही जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 210 फर्स्ट फ्री डेज प्लस ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। 210 कैसे याद करोगे? 210 याद रहेगा? अगर 240 लिखा हुआ तो फॉल्स कर दोगे ना। ब्लैक प्लस एल्यूवियल, ये पहला ऐसा आया जिसको दो तरह की सॉइल चाहिए। देख रहे हो? पहला, हेलो आशु, एल्यूवियल सॉइल पानी रोकती है कि भेजती है? पानी बोल्ड करती है, इसलिए उसमें सबसे अच्छी किसकी फार्मिंग हो रही थी सबसे पहले? राइस बोलो यार, कहाँ तुम? ठीक है। फिर चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, ये ग्रो करते हैं कॉटन, मेन रॉ मटेरियल। उसके बाद हम आ जाएंगे जूट पे। जूट के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये आना ही है, नहीं आए तो मैं तुमको 1 घंटे का वीडियो गेम एक्स्ट्रा देंगे खेलने के लिए कि जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। नहीं आएगा।